आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। फिजिक्स क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। फिजिक्स बोले तो चैप्टर 1, फिजिक्स बोले तो चैप्टर 1 बोले तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोले तो पार्ट 3। अब हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे। जो पीछे हम लोग पढ़े थे उसमें प्रकाश, प्रकाश स्रोत और प्रकाश स्रोत के प्रकार, प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाश के आर पार के आधार पर, प्रकाश के आर पार के आधार पर पदार्थ के प्रकार, और भी बहुत सारे चीज हम लोग पढ़े थे। वो सारे चीज बेसिक था, वो सारे चीज बेसिक चीज को हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 3 में। सबसे पहले पिछले दिन का कुछ संक्षिप्त में हम लोग देख लेते हैं। हम बताए थे हम लेंगे एक परावर्तक सतह, और परावर्तक सतह में बोले थे सबसे अच्छा, सबसे बेहतर प्रकाश का परावर्तक सतह कौन होगा? तो प्रकाश का परावर्तक सतह सबसे बेहतर में लेते हैं दर्पण। तो दर्पण में कौन सा दर्पण? तो बोलेंगे समतल। कौन दर्पण? समतल दर्पण। ये कैसा दर्पण है? बोलेंगे समतल दर्पण। इसके बारे में आगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इसमें ये समतल दर्पण ले लिए और बोले थे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण 90 डिग्री के साथ किसी से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से 90 डिग्री के साथ टकराती है तो वह बिना मुड़े सीधे उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से 90 डिग्री कोण के साथ टकराती है या लंबवत टकराती है, 90 डिग्री कोण बोले तो लंबवत, लंबवत टकराती है तो वह बिना मुड़े सीधे उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक समतल सतह है, समतल सतह है, और उस पर प्रकाश की किरण 90 डिग्री के साथ, कितना डिग्री के साथ? 90 डिग्री, 90 डिग्री के साथ टकराती है, 90 डिग्री के साथ टकराती है। तो इसका मतलब है ये जो किरण आ रही थी और इससे टकराने के बाद पुनः पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अब एक बोले थे कि मान लीजिए कि इस तरह से प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, तो अगर ऐसे प्रकाश की किरण आएगी तो बोले थे अगर तिरछा आती है तो प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद वह तिरछा ही लौटेगी, तिरछा आएगी तो तिरछा लौटेगी, तिरछा आएगी तो तिरछा लौटेगी। अब जैसे यहाँ पर तिरछा आ रही है ये किरण, तो इसका मतलब है कि तिरछा ही लौटेगी। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि जितना जितना कोण के साथ, जितना कोण बना करके ये किरण आती है उतना ही कोण बना करके वह टकराने के बाद लौट जाएगी। तो इसको बोले थे, इसको बोले थे आपतित। क्या बोले थे? आपतित किरण। इसको क्या बोले थे? आपतित, आपतित किरण। और इसको बोले थे परावर्तित। इसको बोले थे परावर्तित, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसको बोले थे परावर्तित किरण। और बोले थे इसको अविलंब। इसको क्या बोले थे? अविलंब, अभिलंब, अभिलंब। अभिलंब बोले तो, अविलंब का मतलब क्या? अविलंब बोले तो नॉर्मल, नॉर्मल बोले तो एन। तो अब यहाँ पर अविलंब को ऐसे सूचित करते हैं। अब यहाँ पर देखना है जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से जितना डिग्री कोण के साथ टकराती है उतना ही डिग्री कोण के साथ टकरा करके उस सतह से वापस लौट जाती है। तो यानी तिरछा आएगी तो तिरछा जाएगी। अगर लंबवत यानी 90 डिग्री के साथ आती है तो पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो उसको अविलंब बोल देते हैं। अविलंब यानी किसी समतल सतह पर, किसी समतल सतह पर डाले गए लंब को अविलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अविलंब। जैसे ये क्या है? समतल सतह है, इस पर डाला गया लंब है, लंब बोले तो 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण के साथ डाला गया लंब है, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? अविलंब। इसे क्या बोलेंगे? अविलंब। यानी कि और इसको, इस बिंदु को बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। अगर इसका नाम ओ रख दें आपतन बिंदु क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु ओ हो जाएगा। आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोले तो ओ, आपतन बिंदु बोले तो ओ। अब यहाँ पर दर्पण का नाम रख देते हैं एम एन। दर्पण का नाम क्या रख देते हैं? एम एन। और यहाँ परावर्तक सतह के रूप में क्या लिए हैं? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण लिया है? समतल दर्पण। अभी किस दर्पण का यूज कर रहे हैं? तो बोलेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है या दर्पण क्या है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। तो अभी ये पीछे दिन का कुछ संक्षिप्त में हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो कुछ छूट गया था। अब इसमें हम लोग को देखना है ये
सबको अब डिफाइन करते हैं। जैसे आपतित किरण, क्या बोलेंगे? आपतित किरण क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण क्या है? और एक चीज और बताए थे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये एक कोण बनता है। इस कोण को नाम क्या दिए थे? आय, आपतन कोण। आपतन कोण बोले तो आय। इस कोण का नाम क्या है? बोलेंगे आपतन कोण। इसका नाम क्या बोलेंगे? आपतन, आपतन, आपतन कोण। आपतन क्या बोलना है? आपतन, आपतन कोण। और इस कोण का नाम क्या बोलेंगे? इस कोण, यहाँ पर जो कोण बनता है इसको आर से इंडिकेट करते हैं और इसका नाम क्या बोलेंगे? इसका नाम बोलेंगे परावर्तन। क्या बोलेंगे? परावर्तन, परावर्तन कोण। क्या बोलना है? परावर्तन कोण। अब यहाँ पर ध्यान देना है, आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब देखिए ये क्या है? ये कौन सा किरण है? बोलेंगे परावर्तित। क्या बोलना है? परावर्तित किरण। क्या बोलना है? परावर्तित, परावर्तित किरण। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये जो है इसको क्या बोल लेते हैं? आर को क्या बोलेंगे? आर को बोलेंगे परावर्तन कोण। अब इसमें आप देख सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण ये है। आपतित किरण क्या है? ये है। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? तो बोलना है आने वाले किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाले किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और टकराकर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कहेगा आपतित किरण किसे कहते हैं? बोलेंगे आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। और कहेगा परावर्तित किरण किसे कहते हैं? ये परावर्तित किरण, ये किरण कौन सा है? तो परावर्तित किरण। पूछेगा परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो कहना है कि किसी सतह से टकराकर, किसी समतल सतह से टकराकर लौटने वाले, यहां से टकराती है ये किरण और टकराने के बाद लौटती है, तो टकराकर लौटने वाले किरण क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो पहले लिखेंगे आपतित किरण, यानी बोलेंगे आने वाले। क्या बोलना है? आने, आने वाले, आने वाले किरण, आने वाले किरण को, आने वाले किरण को क्या कहते हैं? बोलेंगे आपतित किरण। कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। आने वाले किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और एक परावर्तित किरण, तब परावर्तित किरण के बारे में क्या बोले? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित, क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो बोलेंगे किसी सतह से, किसी समतल सतह से, किसी समतल सतह से टकराकर, किसी समतल सतह से टकराकर लौटने वाले, टकराकर लौटने लौटने वाले लौटने वाले किरण, लौटने वाले किरण को परावर्तित, क्या बोलना है? परावर्तित, परा परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ पर पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं? क्या बोलना है? कहना आने वाले किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, क्योंकि आ रही है तो बोलेंगे आपतित किरण, और टकरा करके लौट रही है तो बोलेंगे किसी समतल सतह से टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और एक अभिलंब बीच में जो खड़ी है सीधे, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब बोले तो एन, अभिलंब को एन से इंडिकेट करते हैं। तो अभिलंब किसे कहते हैं? जैसे क्वेश्चन पूछेगा अभिलंब, क्या पूछेगा? अभिलंब, अभिलंब किसे कहते हैं? तो अभिलंब किसे कहते हैं? और अभिलंब को किसे इंडिकेट करते हैं? एन से। तो अभिलंब किसे कहते हैं? तो बोलना है किसी, क्या बोलेंगे? किसी, किसी समतल, किसी समतल सतह, किसी समतल सतह पर, किसी समतल सतह पर पड़ने वाले, किसी समतल सतह पर पड़ने वाले लंबवत, लंब लंबवत 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 किरण, किसी समतल सतह पर पड़ने वाले लंबवत किरण को, किसी समतल सतह पर पड़ने वाले लंबवत किरण को, या बोलेंगे किसी सतह पर डाले गए लंब को, किसी सतह, समतल सतह पर, किसी समतल सतह पर, क्या बोलेंगे? किसी समतल सतह पर डाले गए, क्या बोलना है? डाले डाले गए डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, अभिलंब क्या बोलेंगे? अभिलंब कहते हैं। अब ये हो गया अभिलंब। पूछेगा अभिलंब को किससे सूचित करते हैं?
क्या बोलना है, अविलंब को n से सूचित करते हैं। अविलंब किसे कहते हैं, तो किसी समतल सतह पर डाले गए, किसी समतल सतह पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अविलंब। ये समतल सतह है, इस पर डाला गया लंब है, इस पर डाला गया क्या है, लंब, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे अविलंब। क्या बोलेंगे, अविलंब। अब है आपतन कोण, कौन सा कोण है, आपतन कोण। आपतन क्या बोलना है, आपतन, आपतन कोण किसे कहते हैं, और आपतन कोण को किससे इंडिकेट करते हैं, तो बोलेंगे आई से। किससे करते हैं, आई से। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो यहाँ चित्र में ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण है, ये कौन सा किरण है, आपतित किरण, और ये कौन है, ये अविलंब। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो यहाँ पर क्योंकि आपतन कोण आपतित किरण और अविलंब के बीच बन रहा है, इसलिए बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलना है, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण, और क्या बोलेंगे, आपतित, आपतित किरण और अविलंब, आपतित किरण, आपतित किरण और अविलंब। अविलंब, अविलंब बोले तो n के बीच, के बीच, बीच बने कोण को, के बीच बने, बने कोण, बने कोण को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलना है, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ये हो गया आपतन कोण का डिफिनीशन, यानी परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे परावर्तन कोण। क्या देखेंगे, परावर्तन, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण को किससे इंडिकेट करते हैं, तो बोलेंगे आर से। किसे करते हैं, आर से, छोटी आर से। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तन कोण को देखिए ध्यान से, परावर्तन कोण को ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि ये कोण परावर्तित किरण, ये कौन सा किरण है, तो परावर्तित किरण, और ये बीच वाला क्या है, अविलंब। तो बोलेंगे परावर्तित किरण और अविलंब, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो बोलेंगे, बोलेंगे परावर्तित, क्या बोल रहा है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब, अभी, अविलंब, अविलंब, अविलंब बोले तो एन, एन अविलंब के बीच बने कोण, के बीच बने, बने कोण को, बने, बने कोण, बने कोण को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलना है, परावर्तन, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, या परावर्तन कोण को किससे इंडिकेट करते हैं, क्या बोलना है, परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट करते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे परावर्तित किरण और अविलंब, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसमें एक होता है आपतन बिंदु। क्या होता है, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन, क्या बोल रहा है, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु के बारे में बताना है, आपतन बिंदु के बारे में बताना है। आपतित किरण, ये कौन सा किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब जिस बिंदु पर, या ऐसे बोलना है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, बोलना है जिस या वैसा बिंदु, क्या बोलेंगे, वैसा बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराती है, वैसा बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराती है। यहां आप देख सकते हैं ये आपतित किरण है, ये कौन सा किरण है, आपतित किरण, क्योंकि आने वाली किरण है तो आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो बोलेंगे आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, क्योंकि आपतित किरण बिंदु ओ पर टकराती है। आपतित किरण कहां टकराती है, तो बिंदु ओ पर। इसलिए बोलना है कि आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, जिस बिंदु से टकराती है उसे उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण जिस, जिस बिंदु से, जिस बिंदु से टकराती है, जिस बिंदु से टकराती, टकराती है उस बिंदु को, या उस बिंदु को क्या बोल रहा है, उस उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को आपतन, आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन, आपतन बिंदु कहते हैं। तो पूछेगा आपतन बिंदु किसे कहते हैं, क्या बोलना है, कहना है आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं।
तो अब देखिए, अब थोड़ा दर्पण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। किसके बारे में देखेंगे? दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले हमको देखना है दर्पण होता क्या है। दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर। MIRROR, मिरर। मिरर बोले तो दर्पण। दर्पण से संबंधित कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। दर्पण जो होता है वह कांच की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? दर्पण किसकी बनी है? बोलेंगे कांच की। किसकी बनी होती है? कांच की बनी होती है। कांच की बनी होती है। दर्पण किसकी बनी होती है? तो कांच की बनी होती है। और दर्पण में पॉलिश क्या हुआ होता है? क्या होता है? पॉलिश। क्या बोल रहा? पॉलिश। कांच की बनी होती है और पॉलिश क्या हुआ होता है। दर्पण में पॉलिश किया हुआ होता है और कांच की बनी होती है। और दर्पण जो होता है ये समतल दर्पण का परावर्तक सतह खास तौर पर समतल होता है। कैसा होता है? समतल बोले तो प्लेन। कैसा होता है? समतल बोले तो प्लेन। क्या बोल रहा है? प्लेन। यानी कि कांच की बनी हुई होती है और पॉलिश की हुई होती है और समतल होती है। उसकी परावर्तक सतह कैसी होती है? समतल। और इस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग इस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है? अधिकांश भाग परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित। परावर्तित हो जाती है। इस पर पड़ने वाले इस पर पड़ने वाले इस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाती है? परावर्तित। परावर्तित होना यानी कि लौट जाना। परावर्तित होना यानी कि लौट जाना, टकराकर लौट जाना। हम अभी अभी देख रहे हैं कि दर्पण से संबंधित, दर्पण बोले तो मिरर, मिरर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। दर्पण जो होता है वह कांच की बनी होती है। दर्पण में पॉलिश की हुई होती है। दर्पण का परावर्तक सतह प्लेन होता है। प्लेन बोले तो समतल होता है। उस पर पड़ने वाले, दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो पूछेगा कि दर्पण किसे कहते हैं? क्या पूछेगा? दर्पण किसे कहते हैं? तो कहना है कांच की बनी हुई। क्या बोलना है? कांच कांच की बनी हुई, कांच की बनी हुई। अभी अभी हम देखे हैं कि दर्पण किसकी बनी होती है? कांच की। बोलेंगे कांच की बनी हुई। और हम ये भी देखे हैं कि पॉलिश की हुई होती है। दर्पण में क्या होता है? पॉलिश क्या हुआ। बोलेंगे कांच की बनी हुई, पॉलिश की हुई। क्या बोलना है? पॉलिश। पॉलिश की हुई। पॉलिश की हुई। पॉलिश की हुई समतल सतह। उस पर क्या होता है? समतल। समतल दर्पण कैसा होता है? बोलेंगे समतल। समतल समतल सतह समतल समतल सतह समतल सतह को समतल सतह को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और एक चीज और इसमें हम ऐड किए हैं कि इस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाती है? परावर्तित। तो बोल रहा है यहाँ बोल रहा है कांच की बनी हुई पॉलिश की हुई समतल सतह को दर्पण कहते हैं। जिस पर पड़ने वाले जिस पर क्या? तो बोलेंगे पड़ने वाले। जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग। क्या बोलना है? अधिकांश भाग क्या हो जाती है? परावर्तित। क्या हो जाती है? परावर्तित। परावर्तित बोले तो टकराकर लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इस तरह से दर्पण का परिभाषा बताना है। पूछेगा दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण बोले तो मिरर किसे कहते हैं? बोलेंगे कांच की बनी हुई पॉलिश की हुई समतल सतह को, कांच की बनी हुई पॉलिश की हुई समतल सतह को दर्पण कहते हैं। जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाती है। तो ये हो गया दर्पण का परिभाषा। आगे हम लोग पढ़ते हैं दर्पण के अलग अलग प्रकार। दर्पण के बारे में काफी विस्तार पूर्वक अभी अभी चर्चा करते हैं। दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? अभी बताए हैं दर्पण किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण किसे कहते हैं। क्या बोल रहा है? बोलेंगे दर्पण किसे कहते हैं। तो पूछेगा दर्पण किसे कहते हैं। क्या बोलना है? कहना है कांच की बनी हुई। क्या बोलेंगे? कांच की बनी हुई पॉलिश की हुई, कांच की बनी हुई पॉलिश की हुई समतल सतह को दर्पण कहते हैं। कांच की बनी हुई पॉलिश की हुई
समतल सतह को दर्पण कहते हैं, जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाती है। अब देखिए दर्पण के प्रकार क्या पढ़ेंगे अब हम लोग। दर्पण, दर्पण के प्रकार। दर्पण बोले तो मिरर, दर्पण बोले तो मिरर। तो मिरर कितने तरह के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, बोलना है दर्पण तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, बोलेंगे तीन। कहेगा कौन कौन, तो बोलना है समतल। क्या बोलना है, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। क्या बोलेंगे, समतल दर्पण, समतल दर्पण। उसके बाद समतल दर्पण के बाद उसके बाद बोलना है, समतल दर्पण के बाद बोलना है अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल। क्या बोलेंगे, अवतल, अवतल दर्पण। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, और उसके बाद बोलना है उत्तल। क्या बोलना है, उत्तल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के, बोलेंगे तीन। कहेगा कौन कौन, तो बोलना है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण बोले तो, समतल दर्पण बोले तो प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे, प्लेन, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और अवतल दर्पण बोलेगा तो अवतल दर्पण को बोलेंगे कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और उसके बाद बोलेगा उत्तल दर्पण, तो बोलेंगे उत्तल दर्पण बोले तो कॉन्वेक्स। क्या बोलना है, कॉन्वेक्स, कौन कौन कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये, अब देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होता है, ये एक गोला होता है। क्या होता है, गोला होता है। यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों गोला का बना होता है। किसका बना होता है, गोला का बना होता है। अब किस गोला का, तो बोलेंगे कांच का खोखला गोला। किसका, कांच का खोखला गोला। कांच बोले तो शीशा, कांच बोले तो शीशा का खोखला गोला। यानी कि शीशा का होगा और वो शीशा का कैसा गोला होगा, तो खोखला होगा, यानी बिल्कुल खोखला होना चाहिए। जैसे मान लीजिए तो ये इसका मतलब ये हो गया, ये कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल, ये दोनों किसका बना है, ये दोनों बना है, ये दोनों बना है किसका, तो बोलना है ये दोनों बना है गोला का। किसका गोला का बना है, तो कांच का। कौन सा गोला का बना है, तो कांच का। तो कांच का खोखला, कांच का खोखला गोला का बना होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों कांच का खोखला गोला का बना होता है। किसका बना होता है, कांच का खोखला गोला का बना होता है, इसलिए इस दोनों दर्पण को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कांच के खोखले गोले के चिरने से बनता है, यानी वो कांच के खोखले गोले के, कांच के खोखले गोले के काटने से बनता है, इसलिए इसे बोलते हैं, दोनों दर्पण को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। यानी पूछेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो बोलना है गोलीय दर्पण दो प्रकार। कितने प्रकार का, दो प्रकार। कहेगा कौन कौन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, तो बोलेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कहेगा कौन कौन, तो बोलना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन कहेगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना है तीन। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तीन। लेकिन कहेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे दो। कितने, दो। अब कहेगा कौन कौन, अवतल और उत्तल। दर्पण कितने प्रकार, तीन। कौन कौन, समतल, अवतल, उत्तल, समतल, अवतल और उत्तल। लेकिन गोलीय दर्पण तो दो, अवतल और उत्तल। ये चीज पर ध्यान देना। अब आगे देखते हैं। अब गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का बना होता है, यानी कि इस प्रकार का, इस प्रकार का बना होता है। मान लीजिए ये क्या है, ये कांच का, ये बना लेते हैं कांच का खोखला गोला। ये क्या बना लिए, कांच का खोखला गोला। ये क्या है, कांच, कांच का है गोला। किसका गोला है, कांच का। कांच बोले तो शीशा का गोला है, लेकिन क्या है, खोखला, अंदर में क्या है, खोखला है। अब इसको काटेंगे, यानी इसको क्या कर देंगे, चीर देंगे, बीच से क्या कर देंगे, चीर देंगे, यानी इसे काट देंगे। इसे काट देंगे, जब इसे काटेंगे, जब इसे काटेंगे तो ये इस प्रकार से अलग हो जाएगा। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से अलग हो जाएगा, और इधर वाला हिस्सा इस प्रकार से अलग हो जाएगा। तो अब इस तरह से दोनों क्या होगा, अलग हो जाएगा। इधर वाला हिस्सा इस प्रकार से अलग हो जाएगा, इस प्रकार से अलग हो जाएगा, और इधर वाला इस प्रकार से अलग हो जाएगा। अब यहां पर अभी ये कोई दर्पण नहीं है, अभी ये कोई दर्पण है
नहीं, अभी कोई दर्पण नहीं है, क्योंकि दर्पण जो होता है उसके पीछे पेंट करना होता है। क्या करना होता है? पेंट। जब तक पेंट नहीं करेंगे तब तक यह कोई दर्पण नहीं होगा। तो अभी कौन सा दर्पण है? तो बोलेंगे ये अभी दर्पण नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी पेंट किया हुआ नहीं है। तो इसमें पेंट करेंगे। क्या करेंगे? पेंट करेंगे। अच्छा ये बताइए, हम लोग घर में जो चेहरा देखते हैं जिस दर्पण से, वो कौन सा होता है? तो वो दर्पण होता है समतल। क्या होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण बोले तो प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। तो हम लोग अभी गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं, तो गोलीय दर्पण किसका बना होता है? तो खोखले कांच का गोला। ये क्या है? तो खोखले। ये क्या है? तो खोखले, खोखले, खोखले कांच, खोखले, खोखले कांच का गोला। खोखले कांच का क्या गोला है? खोखले कांच का गोला। इसे क्या बोलेंगे? खोखले कांच का गोला। अब इसको काट के, बीच से काट के अलग कर देते हैं। ये इधर वाला साइड इस प्रकार का बनेगा और इधर वाला साइड इस प्रकार का नजर आएगा। तो अब हम देखते हैं। अब बताइए, इसमें पेंट करना। क्या करना? पेंट। जब तक पेंट नहीं करेंगे तो ये दर्पण नहीं होगा। तो पेंट किधर से करेंगे? अब पेंट किधर से भी कर सकते हैं। पेंट बोले तो कलर चढ़ाना, इसमें पेंट किधर से भी चढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए, अगर पेंट अंदर से चढ़ाते हैं, पेंट किधर से चढ़ाते हैं? अंदर से पेंट चढ़ाते हैं। तो अंदर से पेंट चढ़ाते हैं, जैसे देखिए अंदर से क्या कर रहे हैं? पेंट चढ़ा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अंदर से पेंट चढ़ा रहे हैं। जब आप पेंट चढ़ा दिए तो ये हो गया दर्पण। क्या हो गया? दर्पण। जब तक पेंट नहीं चढ़ा है तब तक दर्पण नहीं कहलाएगा। यहाँ पर कोई दर्पण है तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि अभी पेंट नहीं किया गया है। तो अब पेंट करेंगे आगे, पहले इधर देखते हैं। तो इसमें इसमें यहाँ पर पेंट कर दिए। बताइए, जब इधर से पेंट कर दिए है तो अगर चेहरा देखना होगा तो किधर से चेहरा देखेंगे हम? तो चेहरा किधर देखेंगे? इधर से नहीं, इधर से तो रंगा हुआ है, इधर से तो पेंट किया हुआ है। तो जिस दर्पण में हमको, जिधर से दर्पण में जिस तरफ पेंट किया होता है, हम उधर से चेहरा नहीं देखते हैं, न देख पाएंगे। तो हम लोग चेहरा किधर से देखते हैं? जिधर से पेंट नहीं किया हुआ होता है। तो दर्पण में पेंट अभी इधर से किया है, तो जाहिर सी बात है हम चेहरा किधर देखेंगे? इधर से चेहरा देखेंगे। इधर से चेहरा देखेंगे? बोलेंगे नहीं, इधर से चेहरा नहीं देखेंगे। चेहरा किधर देखेंगे? इधर से। अब इसमें पेंट कर देते हैं। इसमें पेंट करते हैं, मान लीजिए इधर से करते हैं, बाहर से कर देते हैं। पेंट किधर से करते हैं? बाहर से कर देते हैं पेंट। जब पेंट बाहर से कर देंगे तो बताइए यहाँ पर चेहरा किधर किधर से देखेंगे? इधर से देखेंगे कि इधर से? तो बोलना है बाई तरफ से कि दाई ओर से चेहरा देखेंगे? इधर से देखेंगे कि इधर से देखेंगे? तो हम इधर से चेहरा नहीं देख सकते हैं। इधर से इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है। अभी बताए हैं जिधर से पेंट किया होता है हम उधर से चेहरा नहीं देख पाते हैं। तो हम चेहरा किधर से देखेंगे? तो जिधर से दर्पण में पेंट नहीं किया हुआ होता है। तो अभी इधर से पेंट नहीं किया है, तो इसका मतलब चेहरा हम लोग इधर से देखेंगे। चेहरा हम लोग इधर से देखेंगे। चेहरा हम लोग इधर से देखेंगे। मान लीजिए ये छोटुआ है। ये क्या है? ये कौन है? ये छोटुआ है। तो ये छोटुआ जो है अपना चेहरा किधर से देखेगा? ये चेहरा इधर से देखेगा। इसमें इस दर्पण में चेहरा किधर से देखेंगे? तो चेहरा इधर से देखेंगे। क्यों? इधर से क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है। तो हम चेहरा इधर से देखेंगे। तो चेहरा हम इधर से देखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है? ये छोटुआ है। ये क्या है? ये छोटुआ है। अब ये चेहरा इधर से देखेगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसमें जिस तरफ से दर्पण में हम चेहरा देखते हैं उधर उसे बोलते हैं परावर्तक सतह। उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। दर्पण में जिस सतह से या जिस ओर से या जिस तरफ से या जिस साइड से हम अपनी चेहरा को देखते हैं, वह साइड, वह ओर, वह तरफ, वह हिस्सा, वह भाग क्या कहलाता है? वह सतह क्या कहलाता है? वह सतह परावर्तक सतह कहलाता है। जिस सतह से दर्पण में हम अपना चेहरा को देखते हैं या देख पाते हैं, वह सतह दर्पण का परावर्तक सतह कहलाता है। तो बताइए, चेहरा तो हम इधर से नहीं देख पाते हैं, तो बोलेंगे इस तरफ को क्या बोलेंगे? इस सतह को क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। इसको बोलेंगे, इस तरफ को बोलेंगे परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? परावर्तक, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह बोले तो जिस सतह से अपना चेहरा देख पाते हैं। इसमें परावर्तक सतह कौन होगा? इधर वाला। इधर से तो पेंट किया, इधर से चेहरा नहीं देख पाएंगे। जिधर से पेंट किया उधर से चेहरा नहीं देख पाएंगे। इधर से पेंट नहीं किया हुआ है तो इधर से चेहरा देख पाएंगे, और इसलिए यह सतह कौन सा हो जाएगा? बोलेंगे परावर्तक। कौन सा सतह है इधर वाला? तो परावर्तक सतह। ये परावर्तक सतह हो जाएगा। अब यहां पर इसमें, अब ये परावर्तक सतह है, तो अब ध्यान देना है कि इसमें जो परावर्तक सतह है दर्पण का, अब दर्पण में क्या बोल रहा है? दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण सामने से पड़ती है, तो वह
चाहे समतल दर्पण हो, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, यानी गोलीय दर्पण हो। तो अगर प्रकाश की किरण उस पर पड़ेगी तो उस पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों में से अधिकांशतः किरण वापस टकरा के लौट जाती है। थोड़ा सा अंदर चला जाता है, लेकिन अधिकांश अधिकांश यानी कि बिल्कुल भी किरण टकरा करके लौट जाती है। अधिकांश बोले तो ज्यादा, बिल्कुल अधिकांश बोले तो बिल्कुल, यानी बहुत कम किरण ऐसा है जो उसके अंदर चला जाता है, घुस जाता है, लेकिन अधिकांश किरण क्या होता है, टकरा कर लौट जाता है। अब यहां पर देखिए, अब इसमें क्या होता है, अब दर्पण के मध्य बिंदु से होकर, दर्पण के मध्य बिंदु से होकर, ये दर्पण है, इसके मध्य बिंदु से होकर, इसकी कहां से होकर, मध्य बिंदु से होकर। अच्छा, इसको आगे हम बताएंगे, पहले एक चीज और देख लेते हैं। ये जो है, इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इस दर्पण का क्या नाम पड़ जाएगा, उत्तल, क्योंकि गोलीय दर्पण तो दो तरह का होता है। गोलीय दर्पण दो तरह के, एक अवतल और एक क्या होता है, उत्तल। अवतल बोले तो कॉनकैव, और उत्तल बोले तो कॉन्वेक्स। उत्तल बोले तो कॉन्वेक्स और अवतल बोले तो कॉनकेव। अवतल बोले तो कॉनकेव और उत्तल बोले तो कॉन्वेक्स, ये दो तरह होते हैं। तो यहां पर बताइए दोनों में से कौन है, तो इसको बोलेंगे उत्तल। क्या बोलेंगे, उत्तल। क्यों, क्योंकि इसका परावर्तक सतह बोले तो जिस तरफ से अपना चेहरा देखते हैं, जिस सतह से हम अपना चेहरा देखते हैं, तो उसे बोलते हैं परावर्तक सतह। बताइए इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा है या उभरा है, तो बोलेंगे उठा उभरा, बोलेंगे उठा उभरा। उठा हुआ बोले तो उभरा होना, उठा हुआ बोले तो उभरा होना। तो इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा है यानी उभरा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, उत्तल। इसका परावर्तक सतह इधर है, इसका परावर्तक सतह क्या है, भीतर की ओर धसा है, भीतर की ओर धसा है, इसलिए इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, अवतल। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इस दर्पण का क्या नाम है, उत्तल। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इस दर्पण का क्या नाम है, उत्तल। और इस दर्पण का क्या नाम हो गया, इस दर्पण का नाम हो गया अवतल। इस दर्पण का क्या नाम है, अवतल। इस दर्पण का नाम बोलेंगे अवतल। तक अवतल दर्पण का चित्र बनाने के लिए कहेगा तो आप इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। उत्तल के लिए बोलेगा आप ऐसे बना सकते हैं। अब इस उत्तल दर्पण को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है। अब इसको, अब मान लीजिए इसी को या इसको पलटी मारते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं इस तरह से। तो इसको इधर से पेंट कर देंगे, इधर से क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, इधर से पेंट कर देंगे। तो बताइए अभी इधर से पेंट करने पर इसका परावर्तक सतह, इस दर्पण का परावर्तक सतह किधर उठा हुआ है, बाहर की ओर उठा है कि भीतर की ओर धसा है, तो बोलेंगे अभी तो इसका परावर्तक सतह किधर होगा, परावर्तक सतह इधर होगा। क्यों, क्योंकि इधर तो पेंट किया हुआ है। जब इधर पेंट किया हुआ है इधर हम अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। जिधर पेंट किया होता है उधर चेहरा देख पाते हैं, तो बोलेंगे नहीं। तो इधर से चेहरा देखेंगे और जिधर चेहरा देखेंगे वह क्या होगा, परावर्तक सतह। और परावर्तक सतह यहाँ पर बाहर की ओर क्या उठा है, इसलिए इसे भी क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। और ये भी क्या, उत्तल दर्पण। चाहे ऐसे रहे चाहे इसका पलटी मार के उल्टा बना दे, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। और जैसे यहाँ पर क्या है, अवतल दर्पण, तो इसको भी पलटी मारेंगे, अवतल दर्पण क्या करेंगे, पलटी मारेंगे, ऐसे बना देते हैं। अब इसमें इसमें हम इधर से पेंट कर देते हैं, इधर से क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो बताइए यहाँ पर परावर्तक सतह कौन है, परावर्तक सतह किधर है, तो परावर्तक सतह बोलेंगे इधर। इधर क्यों, इधर परावर्तक सतह है, क्योंकि इधर से पेंट किया हुआ है, और पेंट किया हुआ है तो इसका मतलब हम अपना चेहरा इधर से तो नहीं ना देख पाएंगे। हम अपना चेहरा किधर देखेंगे, जिधर पेंट नहीं किया है। तो पेंट इधर नहीं किया है, इस तरफ पेंट नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है यही क्या होगा, यही होगा परावर्तक सतह। और इसलिए यह परावर्तक सतह है, और ये परावर्तक सतह भीतर की ओर धसा है। परावर्तक सतह क्या है, भीतर की ओर धसा है, इसलिए इसे बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह भीतर की ओर धसा है, तो बोलेंगे अवतल। इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा है, तो बोलेंगे उत्तल। इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा है, तो बोलेंगे उत्तल। इसका परावर्तक सतह भीतर की ओर धसा है, क्या बोलेंगे, अवतल। तो आप किसी भी तरह से चित्र को बना सकते हैं। अब थोड़ा इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं समतल दर्पण के बारे में। अभी अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े थे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बोले तो उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल। अब हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग देखेंगे समतल दर्पण, किसके बारे में, समतल, समतल दर्पण, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, समतल, समतल दर्पण। और समतल दर्पण बोले तो प्लेन, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। क्या देखेंगे, समतल दर्पण। और समतल दर्पण कैसा होता है, तो बोले थे समतल दर्पण इस प्रकार का होगा।
समतल दर्पण ऐसे बना दीजिए या फिर ऐसे बना दीजिए। तो चलिए हम ऐसे ही बना देते हैं। ये कौन सा दर्पण है? बोलेंगे समतल। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। और समतल दर्पण के पीछे क्या कर दिए? पेंट कर दिए। किसका पेंट चढ़ाना है? तो बोले थे सिल्वर। किसका पेंट चढ़ा होता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का पेंट क्यों चढ़ा होता है? क्योंकि बोले थे कि सिल्वर सिल्वर जो होता है वह प्रकाश को अच्छा से लौटा देता है, प्रकाश को अच्छा से परावर्तित कर देता है। सिल्वर प्रकाश को अच्छा से लौटाने में सक्षम होता है, इसलिए दर्पण के समतल दर्पण के पीछे का सतह सिल्वर नाइट्रेट से पेंट चढ़ा होता है। पीछे की सतह का पेंट सिल्वर नाइट्रेट से चढ़ा होता है। तो ये हो गया समतल। कौन सा दर्पण हो गया? तो बोलेंगे समतल। समतल दर्पण। समतल दर्पण। और अब इसमें अब हम लोग को पढ़ना है इसी के बारे में। समतल समतल दर्पण में दर्पण समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ना है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम लोग अब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक समतल दर्पण। अब ये अभी गिरा हुआ है, इसको सीधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सीधा। ये क्या है? ये एक समतल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। इसको पेंट चढ़ा देते हैं। और पेंट किसका चढ़ेगा? सिल्वर नाइट्रेट का। किसका चढ़ेगा? सिल्वर नाइट्रेट का। अब समतल दर्पण में दर्पण के मध्य बिंदु से होकर, दर्पण के मध्य बिंदु बोले तो मिडिल पॉइंट मतलब बीच वाला बिंदु, दर्पण के ठीक बीचों बीच होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है, यानी दर्पण के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। दर्पण के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। ये हो गया प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। अब मान लीजिए हमको प्रतिबिंब बनाना है प्रति किसी वस्तु का, तो वस्तु कहाँ रखेंगे? मुख अक्ष पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? मुख अक्ष पर। चलिए वस्तु को हम यहाँ रख देते हैं। ये क्या? मुख अक्ष है। अब यहाँ पर वस्तु रखे हैं तो यहाँ से प्रकाश जाएगी। प्रकाश कहाँ जाएगी? दर्पण पर। प्रकाश कहाँ पड़ेगी? दर्पण पर। कौन सा दर्पण? बोलेंगे समतल। कौन सा दर्पण लिया है? समतल। तो प्रकाश की किरण अभी किस तरह से पड़ रही है, तो हम देख पा रहे हैं कि समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण जो अभी पड़ती है वह 90 डिग्री कोण के साथ, कितना कोण के साथ? 90। ये 90 कोण के साथ नहीं पड़ रही है। अब जैसे ऐसे है, इस पर है, कितना कोण बन रहा है? 90 बन रहा है। कितना कोण बना रहा है? 90। या इसको ऐसे कर दे तो कितना कोण बन रहा है? 90 बन रहा है। यानी कि यहाँ पर प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर कितने डिग्री कोण के साथ आपतित हो रही है? आपतित होना यानी कि आ रही है, तो बोलेंगे 90 डिग्री कोण के साथ। कितने कोण के साथ? 90 डिग्री कोण के साथ। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण के साथ आ रही है। तो अभी अभी पीछे पढ़ाए थे कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर लंबवत आपतित होती है या 90 डिग्री कोण के साथ आती है या आपतित होती है या पड़ती है तो उस पर टकराने के बाद पुनः वह वापस अपने ही पथ पर लौट जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण 90 डिग्री के साथ किसी सतह से टकराती है तो पुनः टकराने के बाद वापस अपने ही पथ पर यानी जिधर से आया था उधर ही लौट जाएगा। इधर से आ रही है तो फिर टकराने के बाद इधर ही लौट रही है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 90 डिग्री के साथ आपतित हो रही है। जब 90 डिग्री के साथ आपतित होगी तो वह पुनः उसी दिशा में उसी ओर परावर्तित हो जाएगी। टकराने के बाद लौट जाएगी। अब ये हो गया। तो हम जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। कितना किरण? 2 किरण। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितना किरण की आवश्यकता होती है? 2। अधिक से अधिक आप जितना ले लीजिए, लेकिन कम से कम कितना किरण चाहिए? 2। अब यहाँ से 2 किरण लेंगे। 1 किरण ले लिए। अब 1 किरण और लेंगे। 1 किरण यहाँ से लेते हैं। 1 किरण लेते हैं और इस तरह से 1 किरण ले लिए इस तरह से। अब ये किरण जो आ रही है ये फिर इससे टकराएगी। तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी? टकराने के बाद इस प्लेन मिरर बोले तो समतल दर्पण से टकराने के बाद ये किरण इस तरफ आ जाएगी। क्यों? इस तरफ क्यों आएगी? क्योंकि हम जानते हैं ये अविलंब है। ये क्या? अविलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण बोले तो आई। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण बोले तो आर। आई और आर दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। या ऐसे भी हम कह सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। या जितना कोण के साथ कोई किरण आएगी उतना ही कोण के साथ वह टकराने के बाद लौट जाएगी। जितना कोण बना के आएगी उतना ही कोण बना करके लौट जाएगी। जितना कोण बना के आ रही थी उतना ही कोण से क्या हो जाएगी? लौट जाएगी।
लेकिन यहां से कोई देखेगा इस किरण को तो वो क्या सोचेगा, यहां से कोई देखेगा इस किरण को तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि ये किरण जो है, ये किरण बहुत पीछे से आ रही है। यहां से कोई देखेगा इस किरण को इधर जाते हुए तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा ये जो किरण है, ये किरण जो है ये बहुत पीछे से आ रही है, बहुत पीछे से आ रही है। तो वो कल्पना करेंगे, जब हम कल्पना करेंगे तो हमें लगेगा ये किरण कहां से आ रही है, बहुत पीछे से। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है, ये किरण बहुत पीछे से नहीं आ रही है, ये किरण तो इससे टकरा करके वो लौट रही है, वो पीछे से थोड़ी ना आ रही है। लेकिन कल्पना करने पर ऐसा मालूम चलेगा वो किरण बहुत पीछे से आ रही है। उसी प्रकार कोई अगर यहां से देखे तो उसे भी लगेगा इस किरण के बारे में, इस किरण के बारे में, ये किरण जो है बहुत पीछे से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, यानी बहुत पीछे से किरण आ रही है। जबकि ऐसा नहीं है, ये किरण तो वास्तव में यहां से चली थी, इस वस्तु से निकली थी और निकलने के बाद यहां से टकराई है और टकराने के बाद इधर मुड़ गई है, ये पीछे से थोड़ी ना आ रही है। लेकिन ऐसा कल्पना करने पर मालूम पड़ता है। तो इसे थोड़ा इसलिए टूटी हुई रेखाओं से इसे पीछे की ओर बढ़ा देना है, इसे डॉट डॉट कर देना, क्या कर देना, इसे डॉट डॉट कर देना है। इसको थोड़ा सीधा इतना झुका देते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर, इसे आर बोलेंगे। अब ये क्या होगा, ये बहुत पीछे से ऐसा मालूम चलेगा कि बहुत पीछे से ये किरण क्या हो रही है, आ रही है। और जहां करेगी कटान, जहां करेगी कटान वही बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ क्या कटान, इसका मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब इस वस्तु का नाम यदि ए रख देते हैं, बी, ये क्या हो गया, ए भी वस्तु है, तो प्रतिबिंब का नाम रख देंगे ए डैश बी डैश, क्या रखेंगे, ए डैश बी डैश। ए का ए डैश, ए का ए डैश, बी का बी डैश, ए का ए डैश, बी का बी डैश, ए का ए डैश, बी का बी डैश। अब यहाँ पर ए बी क्या है, वस्तु, और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई। अब यहाँ पर ये हो गया समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब इसी प्रकार बनता है। अब हम देखते हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, क्या पढ़ेंगे हम लोग, समतल, समतल, समतल दर्पण, क्या बोल रहे हैं, समतल दर्पण में बने, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो अब पूछेगा क्वेश्चन परीक्षा में कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें, तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इस दर्पण की कुछ विशेषताओं को पढ़ते हैं। देखिए, समतल दर्पण जो होता है, अभी अभी इस चित्र को देखिए और बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा। आप चित्र को देखिए ध्यान से, आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। तो अब देखते हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। आप लोग की बुक में बहुत कम दिया है विशेषता, लेकिन मैं कुछ अच्छा से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कुछ ज्यादा बता रहा हूं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है उसकी कई विशेषताएं हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की हम लोग काफी डिटेल से चर्चा करेंगे अभी। तो यहाँ देखिएगा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो सबसे पहले आप चित्र को देखिए, तो इसमें क्या है, ए भी वस्तु है और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर वस्तु 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 का जो प्रतिबिंब बना है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है, यह उल्टा बना है कि सीधा, ये देखिए। तो ध्यान देना है, ए बी क्या है, वस्तु है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब। यानी कि ए ऊपर है तो ए डैश बी कहाँ है, ऊपर है, बी नीचे है तो बी डैश बी कहाँ है, नीचे है। यानी कि इसका सिर ऊपर, यहाँ भी सिर ऊपर, इसका पैर नीचे, इसका भी पैर नीचे। यानी जैसा वस्तु है ठीक उसी तरह से क्या है, प्रतिबिंब है। यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा या सीधा कैसा बना, तो बोलना है प्रतिबिंब सीधा बना, कैसा बना, सीधा। तो एक विशेषता यहां से बताना है, प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है। किसमें बनता है हमेशा सीधा, बोलना है समतल। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समतल दर्पण, क्या पढ़ रहे हैं, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो पहला विशेषता क्या बताना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। सीधा क्यों कहे, क्योंकि मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष बोले तो दर्पण के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा
को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और ये प्रधान अक्ष के ऊपर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर में ही है। वस्तु कहाँ है, प्रधान अक्ष के ऊपर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, प्रधान अक्ष के ऊपर। इसलिए बोलेंगे प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। लेकिन अगर वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उल्टा। क्या बोलेंगे, उल्टा। तो इसमें नहीं बनता है। समतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, सीधा। तो बोलेंगे प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब क्वेश्चन पूछेगा किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, क्या बोलेंगे, किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, क्या बोलेंगे, बोलेंगे समतल दर्पण। क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। अब इसमें दूसरा विशेषता देखना है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु वस्तु की ऊंचाई या यहाँ पर सीधा, क्या बोल रहा है, सीधा। जब भी बनेगा सीधा, जब भी बनेगा सीधा तो उसे बोलना है आभासी। क्या बोलना है, आभासी। सीधा बोले तो आभासी, यानी कि काल्पनिक। अच्छा बताइए, प्रतिबिंब वास्तव में बना है, बोलेंगे नहीं, प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है, तो काल्पनिक रूप से बना है। क्योंकि डॉट डॉट जो रेखा खींचे हैं, डॉट डॉट जो लाइन है, ये क्या है, ये कल्पना किए थे। यहाँ पर कल्पना करके ही तो ये कटान किया है। ये दोनों किरणें वास्तव में कटान नहीं किया है, ये कल्पना किए हैं, यहाँ पर कटान किया है। वास्तव में किरण कटान नहीं किया है, ये कल्पना की है, इसलिए इसे बोलेंगे काल्पनिक। क्या बोलेंगे, काल्पनिक। दूसरी विशेषता बताना है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमेशा 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 कैसा बनता है, तो आभासी। आभासी बोले तो, आभासी बोले तो काल्पनिक। आभासी बोले तो काल्पनिक। काल्पनिक, काल्पनिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ कल्पना न किए हैं, ये वास्तव में थोड़ी ना कटान किया है, इसलिए बोलेंगे काल्पनिक। प्रतिबिंब हमेशा हमेशा आभासी या काल्पनिक बनता है, आभासी या काल्पनिक बनता है। ये हो गया दूसरा विशेषता। कितना विशेषता हो गया, दूसरा। अब तीसरा विशेषता को समझते हैं। प्रतिबिंब 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 की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की, प्रतिबिंब ये एडस बीडस क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ए भी क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर बनता है। देख सकते हैं चित्र से जाहिर हो रहा है, चित्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई किसकी ऊंचाई के बराबर है, वस्तु की ऊंचाई के बराबर। प्रतिबिंब की ऊंचाई किसकी ऊंचाई के बराबर है, तो वस्तु की ऊंचाई के बराबर। बोलेंगे बोलेंगे तीसरा विशेषता कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या बोलना है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा हमेशा वस्तु की ऊंचाई के, हमेशा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के बराबर बनता है, वस्तु की ऊंचाई के बराबर बनता है। तो पूछेगा किस दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा वस्तु की ऊंचाई के बराबर बनता है, क्या बोलना है, बोलना है समतल दर्पण। क्या बोलना है, समतल दर्पण। और भी विशेषता को हम लोग देखते हैं, जैसे विशेषता नंबर 4। विशेषता नंबर 4, तो समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से, यानी कि ये जो है इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव बोले तो दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव से हमेशा दूरियां दर्पण में कहां से मापी जाती है, तो ध्रुव से। दूरियां दर्पण में कहां से मापी जाती है, तो ध्रुव से। ध्रुव से जब दूरी मापेंगे प्रतिबिंब की, तो वह जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी पर क्या होगा, वस्तु की दूरी होगी। यानी वस्तु जितनी दूरी पर रखी है उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बन रहा है। इसलिए बोलेंगे कि समतल दर्पण में, समतल, क्या बोलेंगे, समतल, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब क्या बोलना है, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा हमेशा वस्तु की दूरी के बराबर होता है। वस्तु की दूरी के, वस्तु की दूरी के बराबर, वस्तु की दूरी के बराबर होता है, वस्तु की दूरी के बराबर होता है। अर्थात 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 क्या बोलेंगे, अर्थात प्रतिबिंब दूरी, क्या बोलना है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी बराबर क्या हो गया, वस्तु दूरी। प्रतिबिंब दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी। प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी किसमें होता है, समतल दर्पण में। अब ध्यान दीजिए, अब अगला विशेषता नंबर 5, विशेषता नंबर 5। अब विशेषता नंबर 5 समझते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है, पढ़ लिए। अब आगे पढ़ेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं प्रतिबिंब जो होता है,
प्रतिबिंब यानी कि किधर बनता है, दर्पण के सामने की दर्पण के पीछे, तो बोलेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, क्योंकि इधर से पेंट किया हुआ है, इस तरफ से तो हम अपना चेहरा देखते हैं, किधर इस तरफ से क्या देखते हैं, चेहरा, यानी ये परावर्तक सतह है, ये हो गया सामने, क्या हो गया सामने, लेकिन जिधर से पेंट किया है, दर्पण के जिस तरफ से पेंट किया है वह क्या होगा, वह होगा उसका पीछे का साइड, क्या होगा, पीछे का साइड। तो दर्पण का ये पीछे का साइड है, यानी कि प्रतिबिंब किधर बना, सामने बना कि पीछे बना, सामने बना कि पीछे बना, सामने वस्तु है, सामने क्या वस्तु, प्रतिबिंब किधर बना, पीछे, किधर बना, पीछे। बोलेंगे अगला विशेषता बोलेंगे प्रतिबिंब, क्या बोलना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब छठा विशेषता नंबर 6, विशेषता नंबर 6, अगला विशेषता देखेंगे तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में का आवर्धन, क्या बोल रहे हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब या बोलेंगे इसका, इसका बोले तो किसका, इसका बोले तो समतल दर्पण, इसका आवर्धन, इसका आवर्धन, आवर्धन +1 होता है, +1 होता है, +1 मतलब क्या, +1 होता है। आवर्धन का मतलब क्या होता है, आवर्धन का मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की कितनी गुनी है, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की 2 गुनी होगी, इसका आवर्धन +2 होगा, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की 3 गुनी होगी, इसका आवर्धन +3 होगा, या -3 भी हो सकता है, या -2 भी हो सकता है। आवर्धन दो रूप में होगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। आवर्धन पॉजिटिव कब होगा, जब जब प्रतिबिंब बनेगा सीधा, आवर्धन पॉजिटिव कब होगा, जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और आवर्धन निगेटिव कब होगा, जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा। तो यहाँ प्लस है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर आवर्धन प्लस है, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब यहाँ कैसा बनता होगा, बोलेंगे प्रतिबिंब सीधा बनता होगा, क्यों, क्योंकि प्लस है, और अगर माइनस रहता तो प्रतिबिंब क्या समझते हैं, उल्टा, प्रतिबिंब क्या समझते हैं, उल्टा। जब निगेटिव रहे तो समझेंगे उल्टा, जब पॉजिटिव रहे क्या समझेंगे, सीधा। यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी कि प्रतिबिंब सीधा बनता है। 1 का मतलब क्या, आवर्धन 1 है, यानी कि 1 गुना बनता है, प्रतिबिंब कितना गुना बनता है, 1 गुना। किसका 1 गुना बनता है, तो वस्तु की ऊंचाई का 1 गुना बनता है। 1 गुना बोले तो जितना वस्तु की ऊंचाई है उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई भी। जैसे अगर वस्तु की ऊंचाई 10 मीटर है, कितना मीटर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब भी जो बना होगा वो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितनी होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 10 मीटर होगी, तभी तो इसको इसको +1 बोले, यानी 1 गुना बोले, क्या बोले, 1 गुना, क्यों, क्योंकि 10 को 1 से गुना करेंगे, 10 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 10 होगा, 10 को 1 से गुना करेंगे 10 होगा, यानी 1 गुना, जितना से गुना करेंगे उतना गुना आवर्धन होगा, तो 1 से गुना किए तो 1 गुना आवर्धन। यहाँ पर अगर दे देते हैं, अगर 50, मान लीजिए कितना, 50 मीटर, अगर वस्तु है 10 मीटर का लेकिन प्रतिबिंब बन गया 50 मीटर का, तो यहाँ पर बोलेंगे +5, क्या बोलेंगे, +5, +5, +5 क्यों बोले, क्योंकि 5 क्यों बोले, +5 क्यों बोले, क्योंकि ये 5 गुना है, 10 5 50, 10 5 50, जितना गुना प्रतिबिंब बनेगा, जितना गुना प्रतिबिंब बनेगा उतना ही उसका आवर्धन होगा, उतना ही उसका आवर्धन होगा। यहाँ 5 गुना बना तो 5 होगा आवर्धन, यानी अगर सीधा बना तो +5, उल्टा बना तो -5। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की क्या है, बराबर, यानी कि 1 गुना, 1 गुना बोले तो बराबर, 1 गुना बोले तो बराबर बनता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो यहाँ बोलना है आवर्धन कितना, आवर्धन बोलना है +1, क्या बोलना है, +1। इसका आवर्धन कितना होता है, +1। बोलेगा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की आवर्धन कितनी होती है, या समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो बोलेंगे +1, क्या बोलेंगे, +1। अब आगे देखते हैं 7वां, विशेषता नंबर 7, विशेषता नंबर 7। अब अगला विशेषता में बोलेंगे समतल दर्पण जो होता है इसमें फोकस बिंदु अनंत में होता है। समतल दर्पण में फोकस बिंदु कहां होता है, बोलेंगे अनंत में। बोलेंगे इसका 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 बोले तो समतल दर्पण का इसका फोकस बिंदु, इसका इसका फोकस फोकस बिंदु, फोकस बिंदु अनंत, अनंत में होता है, अनंत में होता है, अनंत में होता है। और विशेषता नंबर 8, विशेषता नंबर 8, इसका इसका फोकस बिंदु अनंत में होता है, और फोकस दूरी भी, क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी भी कहां होता है, फोकस दूरी भी अनंत में होता है, कहां होता है, अनंत में। फोकस दूरी भी कहां होता है, अनंत में। विशेषता नंबर 9, विशेषता नंबर 9, बोलेंगे वक्रता केंद्र, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र भी कहां होता है, बोलेंगे वक्रता केंद्र भी अनंत में होता है, वक्रता केंद्र भी कहां होता है, अनंत में होता है। विशेषता नंबर 10, विशेषता नंबर 10, फोकस वक्रता त्रिज्या, क्या बोलना, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी कहां होता है, तो अनंत में होता है। तो ये याद रखना है कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में फोकस दूरी, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सभी अनंत में होते हैं, कहां होते हैं, अनंत में होते हैं। अब अब विशेषता नंबर 11, विशेषता नंबर 11, अगर मान लीजिए कि समतल दर्पण में हमें किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है,
समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का, कितना फीट का? 6 फीट का, तो अगर ये चाहेगा कि ये व्यक्ति की लंबाई कितना फीट है? 6 फीट है। मान लीजिए ये 6 फीट का लंबाई का है और ये चाहता है कि हमारा जो है हमारा पूरा प्रतिबिंब सामने समतल दर्पण में बन जाए, तो इस समतल दर्पण की लंबाई कम से कम कितना लेना पड़ेगा? तो इसकी आधी यानी 6 फीट का अगर होगा तो इस समतल दर्पण की लंबाई कितना लेना पड़ेगा? 3 फीट। कितना लेना पड़ेगा? 3 फीट। समतल दर्पण की लंबाई कितना लेना पड़ेगा? तो 3 फीट। अगर ये कोई वस्तु है और इसकी लंबाई अगर मान लीजिए 50 फीट है, तो ये 50 फीट पूरा इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में बनने के लिए दर्पण की लंबाई कितना लेना पड़ेगा? तो बोलेंगे दर्पण की लंबाई इसकी आधी यानी 50 फीट है, तो इसकी लंबाई लेना पड़ेगा 25 फीट का। यानी किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए उस वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई की दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। ये भी इसका एक विशेषता है। ये भी इसका क्या विशेषता? बोलेंगे समतल 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 दर्पण में समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अ, वस्तु की लंबाई कम से कम या वस्तु की बोलेंगे समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई की आधी 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 लंबाई की दर्पण की कम से कम आवश्यकता पड़ती है। क्या बोलना है? आवश्यकता पड़ती है। अब विशेषता नंबर 12 हम देखेंगे। समतल दर्पण जो होता है इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। समतल दर्पण में यानी इसमें बोले तो किसमें? इसमें बोले तो समतल दर्पण में इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से, किस रूप से? पार्श्विक रूप से समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। तो पार्श्विक रूप से उल्टा बनना मतलब क्या? पार्श्विक रूप से उल्टा बनने का मतलब है जैसे देखिए अगर समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण में अगर मान लीजिए हमको बनाना जैसे एप्पल है, क्या लिखे हैं? APPLE, क्या लिखे हैं? APPLE, एप्पल लिखना है। और एप्पल को अगर समतल दर्पण के सामने ले जाए, समतल दर्पण के सामने एप्पल को एप्पल लिख ले और इसे ले जाए, तो उसमें इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उसमें इसका पार्श्विक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यानी कि यहाँ जो ए है, ए तो ऐसे ही रहेगा, यानी इसको पलटी मारेंगे। क्या मारेंगे? पलटी। यानी कि ये हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा। यानी ए क्या बोलेंगे? ए ई जो है ई मारेगा पलटी, ई मारेगा ऐसे, ई हो जाएगा पलटी मारेगा। उसके बाद एल ऐसे हो जाएगा, एल हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद पी, तो पी हो जाएगा इधर ऐसे, और उसके बाद ए, क्या है? ए। यानी कि अगर पार्श्विक रूप से उल्टा बोले तो इस प्रकार से घूम जाएगा लेटर। यानी कि पार्श्विक यानी बगल से घूम जाता है। यानी पार्श्व बोले तो बगल, पार्श्व बोले तो साइड, पार्श्विक रूप से यानी साइड की तरफ से उल्टा बनता है। जैसे ई था इस तरह से, ई इधर से हो जाएगा। एल ऐसे है तो एल ऐसे हो जाता है। पी इस तरफ से घुमा है तो पी इधर घूम जाएगा। तो
कोई लेटर कुछ ऐसा लेटर होता है जो घूमने पर भी पता नहीं चलता है। जैसे अगर इसको जैसे ए है, ए को आप कितना घुमाइएगा तो ये दिखेगा इसी प्रकार। यानी कि कुछ लेटर ऐसा है जैसे ओ को घुमाने पता चलेगा किधर घुमा है, नहीं पता चलेगा। यानी कुछ लेटर ऐसा होता है जो पता नहीं चलता है। जैसे ई हो गया, एल हो गया, पी हो गया, पी हो गया, ये सब क्या है, घूम जाता है, यानी पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। और अगर अगर ऐसा अगर प्रतिबिंब अगर ऐसा लिख करके समतल दर्पण के सामने ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, और ऐसा ले जाते हैं प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। यानी कि ये क्या हो गया, पार्श्विक रूप से उल्टा। बोलेंगे इसमें इसमें बोले तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अगला विशेषता देखें तो विशेषता नंबर 13, विशेषता नंबर 13 यानी 13 विशेषता में बोलेंगे समतल दर्पण में किसी वस्तु की चाल हमेशा दुगुना दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है, दुगुना। अगर कोई कोई वस्तु है, अगर उसकी स्पीड यानी उसकी स्पीड अगर मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, उस वो स्पीड से कोई वस्तु जा रही है, कोई वस्तु 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो समतल दर्पण में उसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी, तो 80 किलोमीटर। क्या दिखाई देगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दिखाई देगी। यानी कि समतल दर्पण में हमेशा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा तो बनता ही है, साथ ही साथ समतल दर्पण में किसी वस्तु की चाल हमेशा दुगुना दिखाई पड़ती है। जैसे 40 का 80, 80 रहेगा तो 160, 50 रहेगा 100, यानी दुगुना, हमेशा दुगुना। समतल दर्पण में किसी वस्तु की स्पीड स्पीड बोले तो चाल हमेशा दुगुना दिखाई पड़ती है। तो क्या बोलेंगे, इसको लिखेंगे, अगला विशेषता में लिखेंगे समतल समतल दर्पण समतल दर्पण समतल दर्पण में किसी वस्तु की चाल किसी 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 वस्तु की चाल हमेशा 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 कैसा दिखाई पड़ती है, दुगुना। हमेशा दुगुना, बोलेंगे दुगुना, हमेशा दुगुना दिखाई 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 पड़ती है, हमेशा दुगुना दिखाई पड़ती है।